स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। बहुत नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे यूपी पीसीएस स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस का फाइनल रिजल्ट 2024 पीसीएस का फाइनल रिजल्ट जारी किया है, जिसमें बहुत सारे छात्रों का चयन हुआ। और इसी कड़ी में हमारे साथ हैं आंचल त्यागी जी, जिनका चयन डिप्टी जेलर के पद पर हुआ है। हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर तैयारी के दिनों में हम कैसे आगे बढ़ें और जो चैलेंजेस आते हैं, जो चुनौतियां आती हैं, हम उन्हें कैसे फेस करें। साथ ही साथ अगर आप किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट की बातों को सुनते हैं और सुनकर उससे आप मोटिवेट होते हैं या उससे आप इंस्पायर होते हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मेरे भाइयों, समाज में बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं और समाज में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अगर हम उससे कुछ सीखते हैं तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि समाज में अच्छे लोगों से सीख कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी सिलसिले में हम लोग बातचीत करेंगे। तो आंचल जी, आपका स्वागत है स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पर। और सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे स्टडी आईक्यू परिवार की तरफ से कि आप चयनित हुई। और भविष्य के लिए भी शुभकामना कि आगे चल के आप देश और समाज के विकास का माध्यम बने। आपके माध्यम से देश में सारे अच्छे कार्य हों। ढेर सारी शुभकामनाएं चयन के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा। मेरा नाम आंचल त्यागी है। इस बार ये यूपी पीसीएस में मेरा दूसरा प्रयास था और अच्छा जिसमें अच्छा। मुझे डेप्यूटी जेलर की पोस्ट अलॉट हुई है। अच्छा अच्छा, डिप्टी जेलर में आपकी कौन सी रैंक है? सर ये 6th रैंक है। अच्छा, डिप्टी जेलर में। ठीक है, जी हिंदी सर। माध्यम था आपका या अंग्रेजी माध्यम? नहीं सर, इंग्लिश मीडियम था। इंग्लिश मीडियम था। ठीक है। तो अक्सर अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न रहता है कि हम तैयारी के दौरान कौन सा माइंडसेट रखें, यानी हम कैसे प्रिपेयर करें, प्री ओरिएंटेड पढ़ाई करें या मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करें या दोनों को एक साथ लेकर चलें। आपने अपने इस तैयारी के दौरान कौन सा रास्ता अपनाया, कैसे प्रिपेयर किया? ब्रीफ में बताइए कि मतलब प्री मेंस इंटरव्यू तीनों को एक साथ आपने कैसे प्रिपेयर किया। सर क्योंकि मेरा जो प्रीलिम्स है बहुत वीक पॉइंट है, आज भी हम्म। है, अभी भी है। तो मैंने प्रीलिम्स को ज़्यादा टाइम दिया है एज़ कम्पेयर टू मेंस। जैसे अच्छा। 2024 में दिसंबर में पोस्टपोन हो गया था एग्ज़ाम, तो ये हम्म। मानिए कि जुलाई से दिसंबर तक आई वाज़ डूइंग प्रीलिम्स ओनली। वो हम्म। मेंस बीच में शिफ्ट होता था, पर ऐसा नहीं, हम्म। वो हम्म। इंडिविजुअल की चॉइस रह सकती है इसमें कि कई हम्म। लोगों का प्रीलिम्स बहुत अच्छा होता है, ऑब्जेक्टिव पोर्शन। पर हम्म। मैंने प्रीलिम्स में ध्यान लगाया था ज़्यादा, क्योंकि हम्म। घटना चक्र के जो एमसीक्यूज़ थे, उनका समरी बनाना था, नोट्स बनाना था, उसको हम्म। रिवाइज़ करना था। तो इस सब हम्म। के लिए, और बाकी तब भी ये बॉर्डर पे ही क्लियर हुआ है, अगर मैं कहूँ आपको। तो प्रीलिम्स हम्म। वाज़ ऑलवेज़ माय वीकेस्ट पॉइंट जो इस प्रिपरेशन में रहा है। तो उसको ज़्यादा टाइम दिया है। अच्छा, तो कैसे प्रिपेयर किया प्री के लिए आपने, कैसे मतलब मैनेज किया जब आपका वीकेस्ट पॉइंट था, तो कैसे प्री में आपने अपने आप को इस काबिल बनाया कि आपने क्रैक किया? सो इसमें मैं क्रेडिट देना चाहूँगी अपनी फ्रेंड को, आस्था, हम्म। आस्था चौधरी को। सर हम्म। उन्होंने क्या किया था इसमें, वो उनका प्री बहुत मज़बूत था, हमारी लाइब्रेरी हम्म। में आती थी। तो उनके हम्म। साथ मैं आई यूज्ड टू डू द पेपर, जो मॉक टेस्ट होते हैं वो। हम्म। और हम्म। फिर हम दोनों मैच करते थे कि कैसे, तो उनका स्कोर काफ़ी हम्म। अच्छा रहता था, तो मैं पूछती थी कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं। तो शी हम्म। ऑलवेज़ यूज्ड टू रिकमेंड कि जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं, वो लर्न कर लो हम्म। और ये हो जाएगा। एलिमिनेशन हम्म। से कैसे भी ये आप आंसर तक पहुँच जाओगे। तो इनका अच्छा, इसमें आपकी बहुत बड़ा रोल आपकी था। बातों का अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो पीवाईक्यूज और कुछ मॉडल क्वेश्चंस, जैसे मान लीजिए कि हिस्ट्री पॉलिटी प्रैक्टिस, हाँ। ज्योग्राफी है। मान लीजिए पॉलिटी है, मैं पॉलिटी का मास्टर हूं तो उसी का उदाहरण लेता हूं। जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी में मान लीजिए कि आपने 2000 सवाल कम से कम 3 बार 4 बार 5 बार सॉल्व किए। ठीक है, उन 2000 क्वेश्चंस में पीवाईक्यू भी हो सकते हैं, मॉडल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो ये बहुत बढ़िया होता है प्री के लिए, है ना? ऐसा ही कुछ आपने किया? जी सर। ठीक है। अच्छा, मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई आपने? सर मेंस के लिए हर जो जितने भी टॉपिक्स हैं उन पे शॉर्ट नोट्स हों और उनका हम्म। रिवीजन कई बार हो। इसके साथ हम्म। साथ जो टेस्ट हम लोग देते हैं वो, हम्म। ये अपनाया है थ्रू आउट। जो 4 महीने का पीरियड था, जब फरवरी में रिजल्ट आया था, 28 फरवरी को, उसके बाद से। अच्छा, लगभग कितने आंसर लिखे होंगे आपने टोटल, सर मतलब मैंने ईमानदारी बहुत से लिख बताइए लिया कि। सर। हाँ। हाँ, मैं बता सकती हूँ आपको। जैसे मैंने सिमुलेटर लगाया है एक। सिमुलेटर हम्म। एक का मतलब होता है 8 के 8 पेपर। तो आप देख हम्म। लीजिए कितना बैठता है। उसके बाद हम्म। फुल लेंथ मैंने जीएस 4 के 4 लिखे हैं लगभग। हम्म। आंसर राइटिंग तो मैंने काफ़ी की है। ये मान लीजिए हम्म। कि माय फादर यूज्ड टू राइट आंसर्स, मतलब जो क्वेश्चंस होते थे ना, मैं घर पे रह के तैयारी कर रही हूँ, हम्म। तो प्रिंटेड
निकलवाने के लिए टाइम लगेगा या कुछ, तो मैं पापा को पहले दे देती थी कि कल मेरा टेस्ट है, आप क्वेश्चंस लिख दीजिए। इसके लिए 2 पेज छोड़ने हैं, 10 नंबर वाले उसके 8 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए और 12 नंबर वाले के लिए आपको 3 पेज छोड़ने हैं। तो ये सब मैंने आंसर राइटिंग तो ठीक-ठाक की है इसमें, मुझे जो लगता है। अच्छा, देखिए बहुत बढ़िया बात हिंदी आपने को इग्नोर बताई। किया है। मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहूँगी, मैंने हिंदी को लाइटली लिया है और इसी वजह से मेरा रैंक डाउन गया है। बाकी मार्कशीट से पता चलेगा। अगर मैं एडवाइस दूँ औरों को जो तैयारी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट गिव 2 आवर्स हिंदी को डेली। मैंने नहीं दिया, तो शायद मेरी रैंक थोड़ा पीछे है बाकी सबसे। तो अगर आप ये करेंगे तो हिंदी को भी लेके चलेंगे तो आपकी रैंक काफ़ी मजबूत हो जाएगी। 30 नंबर का एक जंप आ जाता है हिंदी के थ्रू। देखिए बहुत बढ़िया बात आपने बताई। मैं ओवर और कंक्लूजन अगर बताऊँ तो आपने ये कहा कि मेंस के लिए आपने ढेर सारे आंसर लिखे, मेंस के लिए आपने प्रैक्टिस की, जितना आपसे हो सका उतना आपने मेंस के लिए प्रैक्टिस की। ठीक है, फुल लेंथ के भी आपने जो GS1 GS2 होता है, आपने एक साथ भी मॉडल आंसर लिखे, मतलब टेस्ट सीरीज के मोड में, और वैसे भी आपने लिखे। तो अगर मैं सेक्शनल एंड मानूँ, फुल लेंथ ये। हाँ फुल लेंथ और सेक्शनल दोनों आपने लिखे, अगर मैं मानूँ तो कुल मिला के 200-300 सवाल तो आपने लिखे ही होंगे पूरी तैयारी के दौरान, अगर देखा जाए तो। ज़्यादा सर, इससे तो ज़्यादा, ज़्यादा। तीन चार हाँ सौ सर। हाँ सर, इतना हो गया तीन होगा। चार सौ बढ़िया है। 300-400 सवाल आपने लिखे, तो ये एस्पिरेंट के लिए एक अच्छी बात है कि अगर आप 300-400 सवाल लिखते हैं, 8 पेपर होते हैं, और एक तो हिंदी और आलेखन वाला अगर छोड़ दो, तो निबंध को मिला के 7 हो गए, और इन 7 में अगर आप 300-400 सवाल लिखते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। जाहिर सी बात है कि सिलेक्शन होगा। लेकिन एक अच्छी बात आपने कही कि हिंदी को लोग जो है लाइटली ले लेते हैं, हिंदी को लोग वेटेज नहीं देते हैं, और हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, रैंक दिलाने में आपकी मदद करता है। और ये यस बात सर। हमारे हिंदी के साथी हैं, विवेक सर इसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, वो अक्सर ये कहते रहते हैं कि हमको लोग पीछे छोड़ देते हैं कि हिंदी नहीं पढ़ते हैं, उनको लगता है हुँ। हिंदी तो हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। हिंदी पर आपको फोकस करना चाहिए। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कि वो 300 नंबर होता है, अगर आप ढंग से तैयारी कर लीजिए तो रैंक दिलाने में सबसे ज़्यादा मदद करने में अगर भूमिका किसी विषय की है कि वो हिंदी की है। ठीक है, तो जैसा कि आंचल जी ने कहा कि भाई मेरी रैंक कम आई, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमने हिंदी को लाइटली लिया। तो आप सभी एस्पिरेंट के लिए ये है कि हिंदी को लाइटली लेना नहीं है। जीएस के जो भी पेपर्स हैं उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, लेकिन हिंदी को भी प्रिपेयर करिए। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है कि तैयारी के दौरान कभी कभी क्या होता है कि आदमी डिप्रेस हो जाता है, कभी कभी होता है अरे मुझसे नहीं हो पाएगा, या कभी कभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई। आदमी का जीवन सिचुएशनल होता है, परिस्थिति जन्य होता है, तो हर व्यक्ति परिस्थितियों का शिकार है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती हैं जो हमें मतलब दिक्कत देती हैं, बाधा पैदा करती हैं हमें आगे बढ़ने में। तो आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट किया, ये आप हमारे छात्रों को बताइए जिससे वो भी मोटिवेट हो सकें। सर ये मैं मतलब एडवाइस कर सकती हूँ क्योंकि ये मेरा ज़ोन है अगर मैं बात करूँ। मैं कविताएँ लिखती हूँ तो कविताओं से काफ़ी इमोशन निकल जाते हैं। इसके अच्छा। बाद मैं स्टैंड अप कॉमेडी करती हूँ। जो भी मेरा एग्ज़ाम फेल होता था तो आई यूज्ड टू हम्म। गो टू द लाइब्रेरी और फिर लाइब्रेरी में सबको बिठा के मैं कहा देखो मैंने क्या करके आई हूँ। और किसी की त्रासदी किसी के लिए हास्य का साधन बन जाता है, तो वो हम्म। निकल जाता था। अब जैसे बिहार हम्म। बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया, फेलियर्स काफ़ी हम्म। देखे हैं लाइफ़ में पर मैंने ना ऐसे डील कर लिया, क्या ही हो हम्म। गया। तो बीपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें आते हुए रेलवे स्टेशन पे पापा का मोबाइल चोरी हो गया एंड आई हम्म। वाज जोकिंग थ्रू आउट जो जर्नी थी उसमें मैंने कहा पापा कोई बात नहीं हम दान भी नहीं करते हैं शायद ये दान के फॉर्म में हुआ है ये और वो आप फोन ज्यादा चलाने लगे हो शायद ये हम्म। भगवान का इशारा है ये सब चीजें तो आई यूज टू टेक थिंग्स लाइटली जो मेरे हाथ में नहीं है उन पे हम्म। मुझे पछतावा करके या मेरा इतना टाइम लग गया ये कुछ फायदा नहीं है तो ये मैंने इस जर्नी के थ्रू ही अपनी ये पर्सनैलिटी जो है इस पे लेके गई पहले मैं बहुत रोया करती थी चीजों को लेके ये क्यों नहीं हम्म। हो रहा है ये नहीं हो रहा है अब जो कंट्रोल में है उन पे फोकस करती हूँ बाकी बाहर में जाए मतलब सिंपली अगर मैं कहूँ तो बहुत बढ़िया इतना बात मैंने आपने रखा है कही, बहुत तो बढ़िया काफी बताया तरीके हो आपने। सकते हैं पोएट्री है स्टैंड अप कॉमेडी है फ्रेंड से बात करना है अपने जो भी आप को हॉबीज मेंटल हो। स्थिति शुड बी प्रायोरिटी अगर आपने हम्म। सिलेक्शन ले भी लिया और आपकी हम्म। मेंटल स्थिति सही नहीं है विद अ हम्म। बैड हेल्थ मेंटल और फिजिकल तो आप हम्म। उसका उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे जो आप करने के लिए आए हम्म। हैं जॉब में वो आप कर नहीं पाएंगे तो मेरे हिसाब हम्म। से मेंटल हेल्थ शुड बी प्रायोरिटी और सब में इतनी कैपेबिलिटी होती है एटलीस्ट वो रोजी रोटी का इंतजाम कर लेते हैं तो मैं तो ये कहती हम्म। थी अपने फ्रेंड से कोई नहीं मैं तो बोल के कमा लूंगी और जॉब तो मैं ऐसे दे रही हूँ तो हम्म। ये सब चीजें चलती रहती है थ्रू आउट द जर्नी वेरी हैप्पी काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम मतलब ऐसे दुखी मुखी नहीं होती हूँ सबको रहना चाहिए ऐसे लाइटली लेना चाहिए नहीं, बस बहुत ये बढ़िया। सोसाइटी ने इस चीज को ना इतना बढ़ा दिया है प्रेस्टीज से जोड़ दिया है नहीं तो जॉब तो सब कर रहे हैं मजदूर भी मजदूरी करते हैं रोज परिवार के लिए कमा रहे हैं बस ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है बाकी सब चीज
यस। देखिए, बहुत बढ़िया बात कही आपने कि आदमी का हंसता हुआ चेहरा होना चाहिए, चीयरिंग फेस होना चाहिए। भगवान का वरदान होता है आज के दौर में, अगर किसी का फेस ऐसा है जो चीयरिंग है, हंसते रहना चाहिए। इससे जो है उम्र भी बढ़ती है, अपनी तो बढ़ती है, और जो आपने को पसंद नहीं करते उनकी घटती भी है, ये सब आपका मेन हंसते तो हुए देख प्रायोरिटी के। आप है ना, मतलब एग्जाम से भी पहले बिल्कुल। आप हैं, ये है बात। राइट। कहने का अर्थ ये है, कुल मिला के कंक्लूजन इस सवाल का यही निकला कि भाई आपको अपनी मेंटल हेल्थ ठीक रखनी है, सही तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, अपनी चीज़ों के साथ आप कंप्रोमाइज़ मत करिए। बाकी आपकी जो हॉबीज़ हैं, अगर आपको खेलना पसंद है, आपको गाना गाना पसंद है, आपको कॉमेडी करना पसंद है, या आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, तो उसमें आप अपने आप को इंगेज करिए। अगर आप उसमें इंगेज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी और आपकी तैयारी सही दिशा में चलेगी। अच्छा, एक सवाल अगला आपसे है कि आजकल बड़ा मिथ चल रहा है समाज में कि कोई कहता है हमने 18 घंटे पढ़ाई करी, कोई कहता है हमने 10 घंटे पढ़ाई करी। तो आपने अपने टाइम को कैसे मैनेज किया? जैसे आपने टाइम टेबल ओरिएंटेड पढ़ाई करी या टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करी? जैसे दो तरह, एक होता है कि लोग टाइम टेबल बना लेते हैं, 7 से 8 ये पढ़ेंगे, 8 से 9 नाश्ता करेंगे, फिर 9 से 10 ये पढ़ेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आउटपुट बेस्ड प्रिपरेशन करते हैं, लाइक आज डीपीएसपी हमें प्रिपेयर करना है, तो डीपीएसपी से रिलेटेड प्री और मेंस की जितनी बातें हैं आज सब प्रिपेयर करके छोड़ेंगे, इसका पोस्टमार्टम कर देंगे। एक तरीका ये होता है। तो आपने अपने टाइम को कैसे मैनेज किया, और कैसे आपने टारगेट बना के या टाइम टेबल बना के किस तरह से आपने तैयारी की? सर मैं इसमें सच बताऊं तो दोनों ही तरीके मेरे पे फॉलो नहीं हो पाए। हम्म। टारगेट बेस भी, टारगेट मैं ओवर टारगेट बना लेती थी कि ये तो मैं कर ही हम्म। लूंगी, तो वो फेल हो जाता था आइडिया। और फिर ये हम्म। 9 to 10 ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं था, मतलब हम्म। ऐसे बंधना बिल्कुल टाइम में। तो मैंने हम्म। क्या किया, मैंने अपना जो जितना भी वर्क किया है वो किया है टेस्ट के बेस पे, कि पापा को हम्म। कह दिया कि पापा आप आंसर लिखे रखो, ये मैं टेस्ट इस दिन दूंगी। अब चाहे मेरा हम्म। सिलेबस हुआ है या नहीं हुआ, मैंने टेस्ट लिखा है। तो हम्म। एवरीथिंग वाज बेस्ड ऑन कि टेस्ट इस दिन देना है, और चाहे हुआ है नहीं हुआ है, कंप्लीट किया है नहीं किया है, देना है, मतलब प्रैक्टिस पे ही बेस्ड था। टारगेट तो मेरे आखिरी दिन तक भी खत्म नहीं हुए थे सर, मैं अगर सच बताऊं इसमें, तो उसका इतना लोड नहीं लेना। और ये तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा हुआ, जैसे मेंस का रिजल्ट आने वाला है, उसमें टाइम में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो हम्म। आपको टाइमर लगा के बैठ जाओ, आप देख लो कितना टाइम पढ़ रहे हो, तो वो भी बेनिफिट करता है। वो भी मैंने किया है कि जब टारगेट भी कुछ काम नहीं करते तो एटलीस्ट बैठना भी काम कर सकता है। आप 3 घंटे बैठोगे, 1 घंटे का आउटपुट उसमें निकल के आएगा कहीं ना कहीं, ऐसे राइट। पीरियड में जब आप पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, तो वो फ्लेक्सिबल कुल रहता मिला है के थ्रू आउट द डेडिकेशन जर्नी। होना चाहिए। हाँ, मेंस में काफी डेडिकेशन रहता है, मेंस में सब पढ़ते हैं। पर हम्म। जो पीरियड ये बीच बीच में आते रहते हैं ना, मेंस के बीच का, इंटरव्यू के बीच का टाइम नहीं देते, तो फिर इसमें ऐसा कर हम्म। सकते हैं। हम्म। अच्छा, एक सवाल आपसे और है कि जैसे मान लीजिए कि किताबों को लेकर भी बहुत सारे मिथ्स चलते हैं। किताबों को लेकर ये मिथ चलता है कि बहुत सारे, आजकल तो ऐसा हो गया, एक ज़माना था कि जब मार्केट में बहुत सारे सोर्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज तो ऐसा ज़माना आ गया है कि मार्केट में संसाधन भी ढेर सारे हैं, ढेर सारे रिसोर्सेज मार्केट में उपलब्ध हैं। ऐसे में एस्पिरेंट रिसोर्सेज का चयन कैसे करें, कैसे रिसोर्सेज को एस्पिरेंट सेलेक्ट करे? कौन सी ऐसी किताबें हैं जो सबसे ज़्यादा आपकी तैयारी में आपको मदद दी हैं? ऐसी कुछ तो टेक्स्ट बुक होंगी ना। जनरली क्या होता है कि बिना टेक्स्ट बुक पढ़े कोई भी टॉपर नहीं बनता, कोई भी सिलेक्ट नहीं होता। तो कुछ ना कुछ किताबें आपने पढ़ी होंगी, आपको उससे मदद मिली होगी। तो आप एस्पिरेंट को बताइए कि कौन सी ऐसी किताबें हैं जो सबसे बेस्ट मोड में इस समय अच्छा सोर्स बन सकती हैं। सर मेरा जो बेसिक जो प्रिंसिपल काम किया वो उसमें ये था कि अगर कोई बुक उठाई है तो उसको रिवीजन करना है, या तो मैं हम्म। उठाऊंगी नहीं। जैसे लूसेंट बहुत चलता था कि सब हम्म। सवाल लूसेंट से आ रहे हैं, ऐसे चला था। तो मुझे था हम्म। मैंने एक बार भी नहीं पढ़ी है, तो मैं क्यों उठाऊंगी। तो हम्म। अपने जो भी आपने सोर्सेज एक बार डिसाइड कर लिए हैं, तो हम्म। लॉयल रहिए उनके प्रति कि हाँ हम्म। मुझे इनसे ही पढ़ के जाना है, इसके अलावा जो आएगा मैं आई विल टैकल इट। क्योंकि ऐसे हम्म। तो सोर्स में होता है ना कि आज लूसेंट से आ रहा है, अगली बार घटना चक्र से आ रहा है क्वेश्चन। पर हाँ, इसमें मेन जो सोर्स रहेगा टेक्स्ट बुक के अलावा, मैं बताना चाहूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है वो करनी है। इसके अलावा कोई भी टेक्स्ट बुक उठाइए, उसके प्रति लॉयल रहिए कि हाँ इसको ही घिसना है, इसको ही मार्क करना है, बार बार हाईलाइट करना है, इधर उधर नहीं भागना। ये थोड़ा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी भी नहीं बोलेंगे इसको, स्टिक करना है इस चीज में। विश्वास अपने ऊपर रखेंगे तो किताबों पे विश्वास होगा। तो मैंने ये किया। लूसेंट मैंने खरीदी है बुक, पर मैंने कभी नहीं पढ़ी, क्योंकि मुझे वो हो ही नहीं पाया कि जब मैंने हिस्ट्री कवर कर ली है तमिलनाडु की बुक से, तो तमिलनाडु की बुक बहुत कंटेंट हैवी है एज कम्पेयर टू लूसेंट की बुक, कुछ पेजेस में हो हम्म। जाती है। हम्म।
पर कईयों ने सजेस्ट भी किया, फिर मैंने नहीं किया। मैं कहा नहीं, जब मैंने मार्क किया हुआ है, आई हैव रेड थ्रू आउट द पीसेज, जो भी मैंने कवर किया है, तो मैं इस पे ही स्टिक करूँगी। या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे स्टिक करिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और बाकी बुक्स कोई भी ले लीजिए, कोई भी, आपका हो जाएगा सिलेक्शन। ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम ही है सब बुक्स। मतलब आपका कहना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर विजिट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको आइडिया डेफिनिटली। लगता है कि आने वाला एग्ज़ाम कैसा होगा, एग्ज़ाम का माइंडसेट क्या है, ये आपको पता चलता है। और दूसरी चीज़, कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जो आजकल प्रचलित है, पॉपुलर है, उनको आप पढ़िए, लेकिन एक ही किताब पर रहिए। एक ही किताब पढ़िए, बार बार पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आज आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, कल आप कुछ और पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक ही किताब पढ़ें, बार बार पढ़ें। और यही होता भी है तैयारी के दौरान, हमें अपने पहले ही अपने सोर्सेस सेलेक्ट कर लेने होते हैं कि हमें ये पढ़ना है और इसी किताब को हमें बार बार पढ़ना है। ठीक है, यही बात आपने भी बताई, बड़ी अच्छी बात है ये। आ, जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम विपुल त्रिपाठी है और मैं स्टडी आईक्यू के यूपीपीसीएस गोल में इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूँ। तो एक सवाल ये भी आपके लिए है कि हमारी स्टडी आईक्यू की टीम ने, या स्टडी आईक्यू, आपने सुना होगा कि हम लोग करंट अफेयर का मैगजीन भी निकालते हैं, साथ ही साथ हमारी साइट्स पर ढेर सारे कंटेंट होते हैं तैयारी के लिए, एज वेल एज ढेर सारे कोर्सेज भी होते हैं हमारे यहाँ। तो स्टडी आईक्यू ने आपकी मदद कैसे की? जी, मदद तो मैंने सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट से ली है, और स्टडी आईक्यू का भी, जैसे जीएस 5 जीएस 6 में कुछ एडिशन, वैल्यू एडिशन करना है, या हम्म। जीएस 3 का कोई टॉपिक में नोट्स में कुछ ऐड करना है, तो आई हम्म। विजिटेड दो साइट्स, और वहां से मैंने कंटेंट के लिए काफी मदद ली है स्टडी आईक्यू की। और सेकेंडली आई वांट टू थैंक एसपी पांडे सर है शायद आपके यहाँ पे, हाँ। जिन्होंने इंटरव्यू, हाँ हाँ जी सर। तो सर उन्होंने काफी हेल्प की है इंटरव्यू कंडक्ट कराने में। फर्स्ट सेशन में इंटरव्यू कंडक्ट कराया, क्योंकि लास्ट डे मैं वहां पे रही थी दिल्ली में, मुझे वापस आना था। तो अच्छा। उन्होंने बहुत हेल्प की इस चीज़ में, इंटरव्यू कंडक्ट कराया, और फीडबैक भी काफ़ी जेन्युइन मुझे लगा फीडबैक इसमें। सर ने अच्छा, बस यही मॉक कहा था इंटरव्यू फीडबैक से में, आपको मदद मिली? मदद मिली है। यस सर, उन्होंने ये कहा था कि आपको एक तो गेस नहीं करना है, पहली बात, और दूसरा आपको जेन्युइन जो भी आप मानते हो उस चीज़ को पुट फॉरवर्ड करिए, क्योंकि वो ट्रैप में डालने की कोशिश करेंगे। आपको जो नहीं आता, उस ज़ोन में हम्म। जाने से बचिए, उन्होंने ये कहा था। तो आई स्टिक टू दैट। आप देखो कितना स्कोर आया होगा सर, वो मार्कशीट से पता चलेगा इंटरव्यू में। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमसे मदद ली और हम आपकी तैयारी में कुछ योगदान कर पाए, क्योंकि कोचिंग का, किसी भी ट्यूटर का या किसी भी गाइड का यही रोल होता है कि आपके रास्ते को आसान बनाए। बाकी मेहनत तो आपकी होती है, डेडिकेशन आपका होता है, लेकिन हमारा रोल बस इतना सा होता है कि हम चीज़ों को थोड़ा सा आपके लिए आसान बनाते हैं। आप एक, आजकल सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि जैसे लड़कियां जब तैयारी के लिए जाती हैं, तो लड़कियों को लेकर ज़्यादा चुनौतियां होती हैं इन कंपैरिजन टू बॉयज़, क्योंकि बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं जो पढ़ाना नहीं चाहते हैं। बहुत सारी लड़कियां डेली नहीं जा पाती हैं, तैयारी नहीं कर पाती हैं, अपने घर से बाहर नहीं जा पाती हैं। ठीक है, ऐसी लड़कियों के लिए आप दो शब्द कहिए कि वो भी मोटिवेट हों और तैयारी की दिशा में आएं और जो जो भी उनके सपने हों, सपने पूरे कर सकें। सर ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है, जब मतलब पढ़ने नहीं दिया जाता है, या फिर कुछ बाधाएं आपके सामने आती है। मैंने ऐसी फेस नहीं की है, तो शायद मुझे इतना नहीं, मतलब मैं जान पाऊंगी वो एक्सपीरियंस से। पर जैसे मैं अपनी फैमिली का बात करूं, तो हमारे यहाँ पे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है। यानी मेरे भाइयों को तो बनाना आता है खाना, पर मैं थोड़ा सा कतराना या फिर लेजीनेस ये रहती है। तो ये हम्म। सिचुएशन है हमारे घर पे, तो रिवर्स है। और पापा ने एजुकेशन में, मुझे लगता है, मेरी ही सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। पापा बिहार एग्जाम दिलाने जा रहे हैं, यूपी यूपी का एग्जाम है, फिर सीडीएस का इंटरव्यू, हम्म। वो सीडीएस का जो रिटर्न होता है वो क्वालिफाई हुआ, उसके बाद बैंगलोर में गई हूँ एसएसबी देने। तो ये सब हम्म। चीजें आप देख रहे हैं। तो एक का एफर्ट नहीं है, मेरी तो पूरी फैमिली इसमें लगी हुई थी हम्म। एफर्ट में। और ये यूं ही नहीं कि सिर्फ पढ़ाई से, कि पूजा करना रोज, पेरेंट्स मेरे लगे हुए हैं पूजा करने में, भगवान से मांग रहे हैं कि कुछ तो कहीं तो फिक्स करा दो इसको। तो फैमिली का तो बहुत बड़ा रोल होता है, तो इस चीज में तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। और उन लोग लड़कियों के लिए मैं ये कहूंगी कि आप जल्द से जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाइए, कुछ भी जॉब लीजिए। एटलीस्ट आप मॉनेटरी तौर पे इंडिपेंडेंट रहेंगी, फिर आप डिसीजन हम्म। अपने लिए अच्छे ले पाएंगे। मुझे लगता है जॉब के साथ साथ फिर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम तक उन्हें तैयारी करने का मौका नहीं दिया जाएगा, जहां तक मुझे अंदाजा है। राइट। जैसे मेरा तो ये था, पापा ने कह दिया था कि आप जब तक अटेम्प्ट है आप दो। तो मैं तो इससे निश्चिंत थी कि अगर नहीं भी होता तो, माय फादर यूज्ड टू लाइक, ऐसे कहते थे कि अगर नहीं भी होता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी पे निर्भर रहना पड़ेगा आगे भी। आई विल हम्म। सिक्योर यू फ्यूचर के लिए, वो कैसे हम्म। भी मैं करूंगा। तो मेरे पास ऐसे, मुझे टेंशन थी ही नहीं, वैसे मैं लेती भी नहीं हूँ। और कुछ और उन्होंने कम कर दी थी। पर उन लड़कियों के लिए जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन से डील कर रही है इस टाइम पे, बी इंडिपेंडेंट जितनी जल्दी हो सके,
फिर आप कोचिंग के लिए भी पैसा जुटा सकती हैं, कोचिंग ले सकती हैं, टेस्ट सीरीज ले सकती हैं, हेल्प ले सकती हैं मेंटोर से। तो ये सब चीज़ें, कुछ भी जॉब लीजिए, आप कैपेबल हैं और फिर जॉब के साथ-साथ आप तैयारी भी कर सकती हैं। और बाकी कहिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस कीजिए कि भई एक बार सिक्योरिटी हो जाती है जॉब की हमारे यहाँ पे, तो फिर तो आगे लाइफ आसान रहती है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अगर देखा जाए तो। बहुत बढ़िया बात आपने कही कि गर्ल्स को आगे आना होगा, आगे बढ़ना होगा, सेल्फ डिपेंड होने का प्रयास करना होगा। डिपेंडेंसी जब तक उनकी दूसरों पर है तब तक ये चैलेंजेस आते रहेंगे, तब तक ये चुनौतियां आती रहेंगी। खैर, आपको परिवार का सपोर्ट मिला और ये मैं समाज से भी अपेक्षा करता हूँ कि समाज का हर वर्ग, समाज का हर गार्जियन, हर अभिभावक, हर व्यक्ति अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए आगे आए और उन्हें पढ़ाए। क्योंकि आज का ये रिजल्ट देखकर ये लगता है कि ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस समय का रिजल्ट वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर। क्योंकि टॉप 20 में भी आप देखिए तो लड़कियों की संख्या ठीक ठाक मात्रा में है, और पूरा डेफिनिटली। ओवरऑल रिजल्ट भी आप अगर आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। ये डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, जेंडर इक्वलिटी इससे क्रिएट होगी, भविष्य में पार्टिसिपेशन और ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, एक सवाल है आपसे कि इस पूरी की पूरी तैयारी के दौरान आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या लगा और आपने उसका सलूशन क्या ढूंढा? मतलब आपको ले आपकी इस तैयारी में सबसे ज्यादा दुविधापूर्ण यानी सबसे ज्यादा चैलेंजिंग, सबसे ज्यादा टफ क्या लगा आपको? सर स्टेजेस के तौर पे बात करूँ तो प्रीलिम्स सबसे टफ था। और अच्छा, प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स। मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू करी और बाकी अगर हम्म। वैसे तो सर मैं प्रेशर इतना, कोई कुछ कह रहा है, ऐसा होता है ना कि कब से तैयारी कर रहे हो ये सब चीज़ें। तो हम्म। पेरेंट्स माय पेरेंट्स एक्टेड लाइक अ बैरियर, मम्मी और पापा दोनों। तो हम्म। उन्होंने मुझ तक बात पहुँचने नहीं दी कि क्या बात हो रही है। ठीक है, हो लगभग रही है। कितने साल आपने प्रिपेयर किया है? 2022 सर 22 में मेरे ग्रेजुएशन पूरी हुई थी। अच्छा, जून और अच्छा। जुलाई में फिर मैंने तब से शुरुआत की है सर। हम्म। यूपीएससी में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं यूपीपीसीएस। तो बाय गॉड ग्रेस वो हो गया सर, प्रीलिम्स किनारे पे जैसे भी। तो फिर मेंस मेरा मुझे लगता है थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ मैं इसके लिए, मेंस में लिख दूंगी। तो हम्म। ये हो गया सर। अच्छा, यूपीएससी की प्रिपरेशन भी आप साथ साथ कर रही थी? यस सर। तो उसमें इसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं निकल रहा था। अच्छा, तो जनरली ये भी सवाल होता है आजकल बच्चों का कि यूपीएससी के साथ यूपीपीएससी कैसे मैनेज हो, कैसे मैनेज किया आपने? सर मैंने तो एक पे ही फोकस किया था। अच्छा, यूपी पे मैंने फोकस किया। 2025 का यूपीएससी का प्रीलिम्स भी नहीं दिया फिर, क्योंकि मुझे पता है अच्छा। मैं कितनी महारथी हूँ उसमें, तो फिर मुझे लगा नहीं देना चाहिए तो ऐसे। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा आंचल आपसे बात करके, और मेरी तरफ से शुभकामनाएं ढेर सारी, भविष्य के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप आगे जब प्रशासन में जाएं। कहते हैं कि डेमोक्रेसी में शासन की नीतियों को लागू कराने के लिए कुशल प्रशासक का होना बहुत ज़रूरी होता है, यानी ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर होने चाहिए जो एफिशिएंट हों। और इसीलिए पब्लिक सर्विस कमीशन को बाई कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश किया गया कि भाई निष्पक्ष भर्ती हो, ट्रांसपेरेंट रूप से भर्ती होगी तो अच्छे लोग आएंगे। तो मेरी ये शुभकामनाएं कि समाज में आप अच्छा काम करें, आगे चल के आप मेन एम्पावरमेंट को लेकर या जिस भी जगह पर आप रहें, आप समाज के विकास का माध्यम बने। स्टडी आईक्यू की तरफ से आपको बेस्ट विशेष, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर एंड बेस्ट विशेस टू एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग। कर रहे हैं आप, करिए अपना, मेहनत से अच्छे से कीजिए और थोड़ा अपने मेंटल हेल्थ को भी प्रायोरिटी दीजिए। खुश रहिए, खुश होकर ही इस प्रोसेस में टिका जा सकता है, यही मैं कहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।